लेकिन हमने जीपीयू का आइडिया बैकअप जीपीयू का आइडिया कॉर्नर का आइडिया की एसएनसी का आइडिया एजे के बारे में हम जानते हैं एजे कितने लेवल से 5 तो 5 लेवल के बारे में समझाया जा रहा है तो आपको तो नहीं हुआ फिर बैकअप तो ये सारी चीजें आप एडवांस स्टूडेंट्स को जाते हैं तो एक स्टेप में बैकअप फिर हमारे पास है यहाँ पे कंपाउंड एआई कितने लोगों को पता है कंपाउंड एआई सिस्टम क्या होता है क्या होता है किसी ने हैंड रेज नहीं किया देखिए हम जो पहले मॉडल्स बनाते थे एआई के मॉडल ट्रेंड जो होते थे उसके अंदर क्या होता था वो आइसोलेट होते थे आइसोलेट का मतलब है एक मॉडल से एक काम करे इसका मतलब क्या है कि फेस रिकग्निशन सिस्टम बनाया तो वो चेहरा देख के रिकग्नाइज करेगा बस उससे इतना सा काम इसी तरह कोई और आपने सिस्टम बनाया है नंबर प्लेट डिटेक्शन तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेगा इससे ज्यादा मुश्किल तो आइसोलेट एआई सिस्टम पहले हम बनाते मॉडल बनाते हैं डिवीजन बना उससे कोई एक काम फिर थोड़ा सा हमने उसको एडवांस किया जिसके रैंक चेक बनी आपकी एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनानी वो क्या कहते हैं या कंपाउंड एआई सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एलएलएम या मॉडल सिस्टम हो एआई बेस्ड एआई के बहुत सारे मॉडल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं 1 2 3 4 एक फेस को डिटेक्ट कर रहा है एक नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर रहा है एक कोई और सेंसर है जो कि आपकी स्मोक को डिटेक्ट कर रहा है तो एआई कंपाउंड सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें एआई मॉडल्स प्लस दूसरे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं हो सकता है कि कॉलिंग की एपीआई हो ईमेल करने की एपीआई हो एसएमएस करने की एपीआई हो तो वो सिस्टम तो पहले से बने हुए और आपके एआई सिस्टम उन सबको आपस में मिला के कंपाउंड कर कोई सिस्टम हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है एआई कंपाउंड सिस्टम कंपाउंड मतलब एक मिक्सचर तो एआई कंपाउंड सिस्टम के अंदर ना सिर्फ आपके एआई के मॉडल्स होते हैं एलएलएम्स होते हैं बल्कि उसके अलावा जितनी भी एग्जिस्टिंग दूसरी चीजें हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं आप सोचें कुछ डेटा डेटाबेस से आ रहा है कुछ डेटा आपकी क्या नाम है फेस डिटेक्ट होके एलएलएम आपको दे रहा है एक एलएलएम का इनपुट दूसरे एलएलएम के लिए या एक एलएलएम का आउटपुट दूसरे एलएलएम के लिए इनपुट हो रहा है या दो एलएलएम के लिए या आपकी एआई मॉडल्स के लिए हो रहा है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एआई सिस्टम एआई मॉडल्स और जो दूसरे एग्जिस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं चाहे वो एपीआई के थ्रू हो फंक्शन कॉलिंग के थ्रू हो उनको आपस में कंबाइन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं एआई कंपाउंड सिस्टम एआई कंपाउंड सिस्टम में ना सिर्फ यानी आपके सिर्फ एलएलएम ही हो अभी तो आप एलएलएम से कनेक्ट किए ना एसडी सवाल का जवाब मिले आपके जो सवाल का जवाब मिले वो डेटाबेस से सेट कर तो आपने एक और चीज आउटपुट आया उसको सेट करना है तो आपने एक कंपोनेंट ऐड कर दिया कंपाउंड के अंदर वो क्या किया डेटाबेस अच्छा वो जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर एसएमएस कर दो तो वो क्या हो गया एक और आपने कंपोनेंट ऐड कर दिया एसएमएस करने के लिए और जो भी आपके पास डेटा है वो वॉइस में कन्वर्ट करके उसको कॉल कर दो तो
आपने एक और कंपोनेंट कर दिया और वो क्या है आपके पास वॉइस कॉल। तो इस तरह करते हुए एग्जिस्टिंग सिस्टम से एआई सिस्टम और दूसरे सिस्टम को मिला के जो सिस्टम हम बनाएंगे उस सिस्टम को क्या कहेंगे एआई कंपाउंड सिस्टम। याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है एजेंटिक एआई। जो लेगेसी सिस्टम में कॉल लगाएंगे तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग है आपने जो डेफिनेशन हो गई। जी बिल्कुल, फंक्शन कॉलिंग है टूल कॉल। अरे रैक क्या चीज है? RAG रैक। रैक में तीन चीजें होती हैं, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड और जनरेशन। तो रिट्रीव करने के लिए कोई भी एडिशनल सिस्टम जो वेक्टर डेटाबेस वेक्टर सर्च करना है। ऑगमेंट का मतलब है जो रिट्रीव होकर डेटा आएगा वो एलएलएम को आप हिसाब तौर पे कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं देते। और एलएलएम के पास सवाल और ऑगमेंट वाला जो डेटा होता है उसको देख के वो जवाब जनरेट करता है, वो जनरेशन। तो ऑगमेंटेड कैन आर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है, ये कहलाता है रैक। तो रैक सिस्टम और दोस्तों एआई कंपाउंड सिस्टम आपके एआई बेस्ड मॉडल्स, वो आपका फेस डिटेक्शन का हो सकता है, वो आपको कोई से भी हो सकता है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों एआई कंपाउंड सिस्टम के अंदर? पहली चीज एआई का कोई भी एक या दो या तीन या चार मॉडल्स उसमें एलएलएम्स और बहुत सारी चीजें एआई बेस्ड कोई भी आपके पास सर्विस उनके साथ दूसरी जो सर्विसेज होती है जब एसएमएस की की उन्हें कंबाइन करके एक नया सिस्टम जो आप बनाएंगे वो कहलाएगा एआई कंपाउंड सिस्टम। तो चैट जीपीटी की बात करें, आप चैट जीपीटी के अंदर स्टोरेज कोई फाइल अपलोड कर, है ना, तो कंपाउंड सिस्टम फाइल मैनेजमेंट भी आएगा, वॉइस अपलोड कर, पिक्चर अपलोड कर। तो एआई कंपाउंड सिस्टम है जिसके अंदर आप एपीआई भी कनेक्ट कर रहे हो, कस्टम जीपीटी को बनाएंगे फ्यूचर तो उससे हम कॉल भी करवाएंगे और एसएमएस भी करवाएंगे, ईमेल भी करवाएंगे, गूगल ड्राइव पर प्रोवाइड भी करवाएंगे, एक्सेल में भी कुछ चीज सर्च करवाएंगे। तो वो क्या है एआई कंपाउंड सिस्टम। तो एआई कंपाउंड सिस्टम हमें पता चल गया आप बना सकते। अच्छा फिर नेक्स्ट वाला जो एजेंट, एजेंट के साथ खासियत क्या है? सेल्फ एक्शन। लास्ट तीन चार क्लासेस में पढ़े हैं ना, सेल्फ एक्शन खुद होता। तो सेल्फ एक्शन कौन लेता है दोस्तों? आपका एजेंट। तो सेल्फ एक्शन लेने की खासियत एजेंट में, अच्छा जितने भी आपके एजेंटिक बेस्ड आप सिस्टम बनाएंगे वो सारे के सारे एआई कंपाउंड सिस्टम होंगे, ठीक है। एजेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है एआई कंपाउंड सिस्टम। ये उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेमोरी की इस्तेमाल हो रही है, डेटाबेस की इस्तेमाल हो रहा है, टूल की इस्तेमाल हो रहे हैं, एलएलएम की इस्तेमाल हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एजेंट्स हैं वो क्या है कंपाउंड सिस्टम। अच्छा क्या सारे के सारे एआई कंपाउंड सिस्टम एजेंट्स होते हैं? इसका क्या जवाब देंगे, यस या नो? आपके माइंड में जो भी आ रहा है यस वाले कितने हैंड रेज करें? कोई भी नहीं, नो वाले? बिल्कुल। तो एआई कंपाउंड सिस्टम सारे के सारे एजेंट्स नहीं हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि एजेंट खुद भुगता करता है, ठीक है। एजेंट्स की एक खासियत तो भुगता, लेकिन वो एआई कंपाउंड सिस्टम है। और दूसरे जो सिस्टम है जिसके अंदर हम खुद अपने कंट्रोल की पहले इनपुट आया, दूसरे में आया, दूसरे इनपुट आया, तीसरे में आया, तीसरे इनपुट आया, चौथे में जाए, तो वो हम डिसीजन खुद ले। तो हम जो प्रोग्रामर या डिजाइनर जो है उसको डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे एआई कंपाउंड सिस्टम खुद से डिसीजन ले रहा है। एजेंट के अंदर आपका एजेंट खुद से इख्तियार उसके पास होते हैं, सेल्फ डिसीजन। तो ये दोनों का भाषा पढ़ के जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। while all agentic AI system are compound AI system, not all compound AI system are agentic, ठीक है। तो ये दोनों के दरमियान का फर्क है जो आपने हमेशा याद रखना। अच्छा अब हम फिर कोई एक स्टेप बैक आते हैं, क्योंकि आप लोग एडवांस स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने चीजें पहले से पढ़ी हैं। एजेंटिक AI सामने नहीं बस कुछ। तो हमें चीज पता चल गई कि तमाम के तमाम
एआई का प्रॉम्प्ट सिस्टम एजेंटिक नहीं होते, जबकि सारे एजेंट जो हैं एआई का प्रॉम्प्ट सिस्टम डेफिनेशन में। अच्छा, अब देखिए आप किसी भी मैटर में जाते हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में एजेंटिक एआई का रेवोल्यूशन आने वाला है, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी है, गार्डनर के आप देते हैं, वैकेंसी ग्लोबल के एग्जांपल देते हैं। अब आपसे कोई सवाल करे कि यार मुझे एजेंटिक एआई सीखनी है, उसको किस तरह सीखूं, क्या चीजें मुझे सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो अपने बिरादरी में खानदान में चलने बात करें तो आपकी बात को ध्यान से सुनो। तो अब आपने क्या करना है, एजेंटिक एआई स्टेप में करना है कि भैया आपने दो चीजें सीखनी है अपनी फोकस होके। पहले का नाम है लैंड ग्राफ और दूसरे का नाम है क्रूएल। अच्छा, दोनों में से एक ही सीख सकते हैं, लेकिन लैंड ग्राफ जो है एजेंट बनाने का पाइथन का फ्रेमवर्क। लैंड ग्राफ क्या है दोस्तों, एजेंट बनाने का पाइथन का फ्रेमवर्क, यानी आपको पाइथन के जरिए एजेंट बनाना है तो आप लैंड ग्राफ, ठीक है, तो आप लैंड ग्राफ सीखें। लैंड ग्राफ सीखने के बाद दूसरी चीज जो आसानी से आप एजेंट बना सकते हैं वो है क्यूए। तो आपके अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो आप इससे स्टार्ट करेंगे क्यूए से। जब प्रोग्रामिंग आती है आप चाहते हैं जल्दी से एजेंट बना दो आसान तरीके से, तो आप कौन सा फ्रेमवर्क सीखेंगे, क्यूए। क्यूए है पाइथन का फ्रेमवर्क है जो एजेंट बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों हम सीखेंगे, आसान वाले से स्टार्ट करेंगे क्यूए। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्योंकि जब हम एजेंट बनाते हैं तो एजेंट अपनी मेमोरी रखते हैं। जैसे कि आपने देखा, आप सब कासिम आरे के आप जितने भी लोग बैठे हैं आप सब एजेंट कंसीडर करते हैं एग्जांपल को। अच्छा, अब जो भी एजेंट कासिम का एजेंट है तो उसके पास पहली चीज है मेमोरी। मेमोरी क्या है, जो जिंदगी भर इसने चीजें सीखी है तो वो किसी न किसी डेटाबेस मेमोरी में हमें रखता है, और वो जो डेटाबेस है वो ग्राफ डेटाबेस है जिसे हम इंसान का नॉलेज ग्राफ। आप देखें ना, आपने चीजों कैसे याद रखा हुआ है, फैमिली फैमिली में दरिया दरिया आपकी ट्री बन गई, ग्राफ बन गया है। मैं किसी भी ग्राफ के नोट के ऊपर हाईलाइट करूंगा आपके दरिया, तो आप जितने भी रिलेशन आपके हाईलाइट होगा आपके माइंड में आपके दरिया से दरिया को, तो दरिया से जो रिलेटेड है और ऐसे नोट जो आपस में रिलेशन होते हैं वो नोट्स आपके ध्यान में करेक्शन करते हैं कि कौन किस तरह की इसमें क्या रिश्ता मिला है। तो आप ये चीज देखते हैं इंसान जो डेटा को इसका फ्रेंड्स का आपके पास में नोट है, तो सर्दी है तो फ्रेंड्स की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो नॉलेज ग्राफ ग्राफ डेटा। तो डेटा रखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की डेटाबेस है। जैसे कि रैक सिस्टम परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास वेक्टर डेटाबेस है, जो भी रैक के बारे में पता है कि हर चीज को नंबर में कन्वर्ट करके उसके ऊपर सर्च किया जाए, वेक्टर सर्च, और उसके लिए हम रेड फाइन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंसानों की तरह आप नॉलेज को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, नॉलेज ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, दोस्तों नॉलेज ग्राफ के लिए कौन सा है, न्यू पोर्ट जी। आईएसओ ने 33 से 35 साल बाद इसका स्टैंडर्ड जैसे एसक्यूएल यूज की, तो अब जीक्यूएल ग्राफ क्यूरी डेटाबेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसका स्टैंडर्ड बना। तो पहले स्टैंडर्ड नहीं था, स्टैंडर्ड हम ग्राफ क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्राफ, अच्छा ग्राफ क्यूरी आपकी क्यूरी लैंग्वेज की है वो अलग है, ये ग्राफ डेटाबेस का, तो ग्राफ डेटाबेस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं, जीक्यूएल ग्राफ क्यूरी लैंग्वेज स्टैंडर्ड है। तो इंसान की तरह अगर आपको डेटा सेट करना है ह्यूज अमाउंट में, तो आप इस तरह के ग्राफ डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस जो उसकी वजह आपके रन टाइम पे जब हम क्वेरी करते हैं तो वो एक रो पे ऑपरेशन करके जो फिल्टर और डेटा का होगा रन टाइम पे क्वेरी चलती है, ठीक है। जबकि ग्राफ डेटाबेस के ऊपर सेव करते वक्त ही आपका रिलेशन सेट कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स की जो नॉट्स हुआ है, तो आपका डेटा से नॉट आपने बताना होता है, स्कीम बताना होता है, डायरेक्टली वो डेटा जो होते हैं प्लीज उसकी नॉलेज आपके पास है। तो डेटा को सेव करने के लिए एजेंट की दूसरी चीज आप सीखेंगे, कोई डेटाबेस जिसमें आप कन्वर्सेशन हर चीज मेमोरी को मैनेज कर पाए। तो हम कौन सी डेटाबेस पे फोकस करेंगे, ग्राफ डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस। और पाइथन कौन सी तो मैं भी सीख लो, कोई सी बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस वो सीख सकते हैं, और ग्राफ डेटाबेस एक दिन में सीख सकते हैं, इससे ज्यादा एक दिन में आप ग्राफ डेटाबेस जो एसक्यूएल इतनी मुश्किल से 8 दिन में पूरा सब्जेक्ट लेते थे,
पूरा सेमेस्टर चलाते थे जब आरडीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। आज वो रिलेशनल डेटाबेस जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स होते थे हम ग्राफ डेटाबेस में बहुत आसानी से बना देंगे और वो बहुत रियलिस्टिक आपको नजर आएंगे रिलेशन प्लस उनसे डेटा रिट्रीव करना बहुत फास्ट हो। तो ग्राफ डेटाबेस सिस्टम आ गया मुश्किल से आप एक दिन में सीख लेंगे। ठीक है, अगर आपको आरडीबीएमएस में बता दें तो एक दिन से ज़्यादा नहीं है और अगर आपको बहुत ज़रूरत लगा तो एक हफ्ता लगाना सीखना है। और ये नो सीक्वल का कोई है रिलेशन? नॉन एसक्यूएल डेटाबेस थी जिसकी पहले MongoDB द्वारा इस्तेमाल होती थी, फाइलबेस इस्तेमाल होती थी, तो ये भी नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है लेकिन इस पर ग्राफ की सूरत में डेटा है। वहाँ पे डिक्शनरी या जैसे ऑब्जेक्ट की सूरत में रखा जाता है नॉन एसक्यूएल के अंदर, तो यहाँ पे ग्राफ का स्कीमा होता है। तो स्कीमा की मदद से कोई भी चीज आप देखते हैं जितने भी इंसान हैं सबके दोस्त होंगे, पेरेंट्स होंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सबका स्कीमा सेम है। तो मुझे किसी भी चीज पे एनालाइज करना हो तो मैं पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेवेंट एआई से रिलेवेंट आपकी इंफॉर्मेशन आपको इंटरव्यू कि वो आपका स्कीमा कितना स्ट्रांग, ठीक है। तो हम सबका स्कीमा सेम स्टैंडर्ड और उसकी नॉलेज का जो इंफॉर्मेशन है सबकी चेंज है। भाई सबके पास सेम एबिलिटीज हैं, पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लाइक कोलीग हैं, आपके बेटा हैं जो भी एबिलिटीज इस दुनिया में मौजूद हैं सबके सेम, लेकिन उनकी जो वैल्यूज लाइक क्लास में आप पेरेंट्स उनकी मदर का नाम अलग है, फादर का नाम अलग है, आप लोग के पास भी सेम एबिलिटीज है लेकिन नाम अलग अलग है, रिलेशन ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो ग्राफ डेटाबेस में इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद हमें एक लाइन ग्राफ सीखना है, क्यूए सीखना है, ग्राफ डेटाबेस के अंदर न्यू फॉर्म ऑफ चेन आप सीखें जिसके अंदर आप जीक्यूए कर सकते हैं जो कि 35 साल बाद आईएस ने स्टैंडर्ड दिया ग्राफ की लैंग्वेज का। वेक्टर डेटाबेस सीखना है, पाइथन सीखना है, उस पर काम कर सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो क्या है, थोड़ा डॉक्टर कर सकते हैं एजेंटिक एक्सट्रैक्टर, हाँ चूज करवा लें नीचे थोड़ा सा डाउन करके इसके अंदर एक चीज होती है टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कासिम एक एजेंट, कासिम ने जिंदगी में जितनी चीजें सीखी हुई हैं वो सीखा है मेमोरी जो नॉलेज का हुई को क्लियर रहती है। अच्छा अब कासिम किसी वर्ड में जानते चाहता है वहां पे जितनी भी दूसरी चीजें बनी हुई हैं लाइक यहाँ पे माइक बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, प्रोजेक्टर मौजूद है, टेबल मौजूद है, चेयर मौजूद है, ऐसी फैन सारी चीजें मौजूद है, ये सारे टूल्स हैं। अब कासिम कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है ये एजेंट को डिसाइड करे। तो आपके पास किसी चीज एजेंट बनाने के लिए टूल्स तो फंक्शन कॉलिंग टूल भी बहुत सीखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई आपको अगर एजेंटिक का एक्सपर्ट बनना है पहली चीज पाइथन आपको आना चाहिए, दूसरी चीज एजेंट बनाने के लिए फ्रेमवर्क या तो लैंग्राफ या फिर क्यूए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए वेक्टर डेटाबेस या ग्राफ डेटाबेस आप इनमें का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं या पहले से सिस्टम आपके बने। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट दोस्तों आपको टूल कॉलिंग जो है वो आना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपको आती है रेड सिस्टम आपको आना चाहिए, तो अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो दोस्तों आप क्या बना सकते हैं एजेंट्स बना सकते हैं इनिशियली, फिर डिप्लॉयमेंट और एडवांस हम करते रहेंगे लेकिन फिर हम आपको इतना सा काम होना चाहिए तो आप एजेंट दुनिया को बना के दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी मॉडल एआई के मॉडल तो अभी जो आपने एचटीके सीखा है सबसे पहले जो जेमिनी का कोड हेलो वर्ल्ड किया है क्योंकि एजेंट के पास अपना दिमाग थोड़ी एजेंट का जो दिमाग के तौर पे काम करे वो एलएलएम जो डिसीजन मेकिंग उससे करवाए। तो फिर दोबारा क्रिएट करके लैंग चेन सॉरी लैंग ग्राफ क्यूएल इनमें से भी ये काम हुआ है। फिर दिमाग के तौर पे जो इस्तेमाल होता है एलएलएम का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए क्योंकि एजेंट हमसे डिसीजन थोड़ी ले वो दिमाग की मदद से और दिमाग आपका हुआ एलएलएम एसडी के कोई। फिर उसके बाद आपके पास उसकी मेमोरी को मैनेज करने के लिए कोई डेटाबेस होना चाहिए तो हम ग्राफ डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस सीखते हैं। फिर कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो बने जैसे कि कासिम यहाँ पे मौजूद है तो कासिम एक एजेंट है तो यहाँ जितनी चीजें रखी हैं वो क्या है आपके पास टूल कासिम पहाड़ पे चले जाएगा वहाँ जितनी चीजें आपको एग्जिस्टिंग नजर आ रही है
जैसे कोई ऑपरेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ टूल के तौर पे, गाड़ी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाइक को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो सारे टूल्स। तो जिस टूल का एक्सेस मेरे पास हो, ठीक है, तो मॉडल्स आपको आना चाहिए, टूल्स आपको आना चाहिए, आपको डेटाबेस आना चाहिए और एजेंटिक फ्रेमवर्क टू योर लाइक ऑफ कोई एक आना चाहिए। तो आप सबको गाइड कर सकते हो भाई एजेंटिक फ्रेमवर्क में तुम एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो। फुली फोकस 2 से 3 महीने इन चीजों पे लगा दो, आप एआई के एक्सपर्ट, एजेंटिक एआई के एक्सपर्ट बनके सर्विस देना स्टार्ट कर दो। नॉलेज ग्राफ डेटाबेस। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, एक बैक स्टेप करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट में ह्यूमनॉइड आपके पास है, फिजिकल एआई एजेंट, रोबोटिक कार आपके पास है, ड्राइवरलेस कार, ह्यूमनॉइड आपने देखे। तो ह्यूमनॉइड क्या है, इंसानों का रोबोट। तो वो रोबोट में उनके पास दिमाग जो एलियन होगा, उनके हाथ पांव को कंट्रोल कर रहा होगा, उनके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में चीजें हैं, फैन, लाइट्स, खाना पकाना, फ्रिज वगैरह जितनी चीजें हैं जिनको वो क्या करेगा, यूज करेगा, वो सारे के सारे टूल्स हैं। और उसके बाद जितना भी डेटा और मेमोरी में रखेगा वो भी ग्राफ करेगा इसमें। तो ह्यूमनॉइड इस वक्त दुनिया में देखी जाए सबसे हाईली रेट आपकी जॉब है। तो आप ह्यूमनॉइड पे काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको 2 चीजें सीखनी है। पहली चीज ROS2, ROS, रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका वर्जन बनाया था, वर्जन काफी पुराना है ROS2 भी। तो ROS2 ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रोबोट्स हम बनाते हैं, चाहे वो आपका ड्रोन हो या आपके पास कोई ड्राइवरलेस कार हो, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड कर दिया है, उसका नाम क्या है, ROS2। तो ROS2 ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे भाई आप कोई भी चीज करना चाह रहे हो तो आप विंडोज पे, लिनक्स पे या मैक पे काम करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर है। तो ROS जो है हर भी रोबोट बनाने के लिए उसकी अगर प्रोग्रामिंग करनी है, जो इफेक्ट्स की प्रोग्रामिंग भी होती थी, आप ROS2 का इस्तेमाल करो। अच्छा, डॉकर की इमेज बनेगी, इसके ऊपर डॉकर हब के ऊपर डायरेक्टली पुल कर सकते हो, क्योंकि आपने डॉकर इतना तो सीखा है कि इमेज को पुल करके चला सकते हो। तो ROS की आप इमेज उठा के उसका हेलो वर्ल्ड कर सकते हो। अच्छा, पहले हम जो रोबोटिक प्रोग्रामिंग करते थे वो इफ एल्स बेस्ड थे कि आपने एक रोबोट लिखा, उसके हार्डवेयर के मुताबिक के सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो रुक जाओ, पेडेस्ट्रियन आ जाए तो रुक जाओ, कोई आपके पास यानी रास्ते में गड्ढा आ रहा है, गाड़ी की या इतनी ट्रैजेक्टरी को मोड़ दो, इस फिगर पे मोड़ दो, इस एंगल पे मोड़ दो, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग इफ एल्स होती है। कौन सी, पुरानी रोबोट। अच्छा, अब जो डिसीजन मेकिंग और ये कितना ऑपरेट करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सारे काम जो होंगे वो एलएलएम करेगा, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल करेगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग ह्यूमनॉइड सीखने वाले हैं रोबोटिक के साथ, तो उसके अंदर यहाँ हमने लेवल 3 में सीखी, अभी किसी को भी नहीं आता, ठीक है। सर जिया मुझे अभी जितने के इस वक्त प्रैक्टिकल होगी किसी को भी रोबोटिक नहीं आती, तो हम आपको सिखाने के लिए सीखेंगे। अब इसके हार्डवेयर बहुत महंगे होते हैं, तो हम सिमुलेशन भी सीखेंगे, ठीक है। सिमुलेशन के लिए जेनेसिस मैंने भी 10% रिव्यू शेयर की, आप लोगों ने शेयर की होगी गूगल प्लेटफॉर्म पे। तो जेनेसिस पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें आप टैग्स लिखते हैं, वो फिजिक्स के लॉज के मुताबिक वो सीन क्रिएट कर देता है 4D, ठीक है। तो वो आपको वीडियो जैसे मैं कह रहा हूँ कि पानी आपका एक रोबोट को मुझे ट्रेन करना है कि वो फ्लोट कर सके, वो तैर सके। तो अब उसको तैरना सिखाने के लिए उनके हाथ पैर किस तरह होंगे वो उसको क्या बताएं, उसको वो एक्शंस बताएं। तो हमने रियल पानी का अगर मैं रिपोर्ट छोड़ूं तो खराब हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि रिपोर्ट को हम डायरेक्टली सिमुलेशन में डाल रहे हैं। तो सिमुलेशन के अंदर वो फिजिक्स के लॉज के मुताबिक सारे काम करता है, वहां पे वो हाथ पांव चलाना सीखता है। जब वो उसके एक्शंस का नाम नहीं होते देखने लग जाता है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, सिमुलेशन एनवायरनमेंट में, तो मैं वही मॉडल ट्रैक हुआ अपने रियल एजेंट के अंदर क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा। अब उस रियल रिपोर्ट का पार्ट होते हैं। तो कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने से पहले हम सिमुलेशन वर्ल्ड में उसे परफॉर्म करवाते हैं। जेनेसिस इस वक्त मौजूद है, उसका पेपर लिंक पे मैंने शेयर किया हुआ है, उसका पेपर उसकी गिटहब में रेपो, आप लोग उसको चलाना चाहें तो चला सकते। लेट्स सी सबसे पहले कौन चला, कोई हैंड रेस कर रहा है,
हाँ तो एजेंट है, क्योंकि एजेंट को डायरेक्टली भी हार्डवेयर परचेस सब लोग नहीं कर सकते। तो वो क्या है कि आपकी सिमुलेशन में वो एजेंट मौजूद है कंप्यूटर में, कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में वो आपको रिवॉर्ड जो भी आप परचेस करके ला रहे हो मौजूद है। आपको प्रोग्रामिंग के उस मॉडल के साथ फिट कर दिया, मॉडल क्या होगा, और उसके बाद मैंने कहा कि वर्चुअल वर्ल्ड में सिमुलेशन में मैंने उसके सामने से गाड़ी दिया, तो वो क्या रिएक्ट करता है, क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो वो सारी चीजें उसकी अब ट्रेनिंग होगी वर्चुअल मॉडल सिमुलेशन। तो जब वो वहां पे सीख लेता है सामने से गाड़ी आ रही है तो ये करना है, कार आ रही है तो ये करना है, बाइक आ रही है तो ये करना है, वो सारी चीजें लर्न कर सिमुलेशन। अच्छा वो मॉडल जो मैंने उसको दिया वो अपडेट हो गया, फिजिकल जो मैंने मॉडल वहां पे सेट किया था एजेंट अपडेट हो गया। जब वो एजेंट की सारी चीजें सीख ली, वही ट्रेन हुआ एजेंट जो है मैं फिजिकल किसके साथ कनेक्ट करूंगा, एजेंट के साथ, तो उसने वो सारी चीजें वहां पे कर ली, तो उसको वो गलती करने की दोबारा जरूरत है। ठीक है, जब करेंगे जब उसके ऊपर देखेंगे तो सिमुलेशंस वगैरह हम लोग करवाएंगे। जेनेसिस ने इसका बनाया है क्या सिमुलेशन, जो कि आपके 4D एनवायरनमेंट है। अच्छा वीडियो मैंने शेयर कर दी है, उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप में से देखें सबसे पहले कौन जेनेसिस वर्चुअल वर्ल्ड चलाता है, लिंक पे चेक कर लीजिए। तो हमें ये पता चला है कि मैं फिजिकल एजेंट्स और फिजिकल एजेंट्स बनाने की सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट में जॉब्स में हाईली पेड जॉब्स हैं। ठीक है, तो आप अगर ये स्किल जानते हैं तो इसको बना सकते हैं, तो बस अभी लोग नहीं जानते, हमें सीखना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि कौन सीखता है। तो एलएलएम एज अ माइंड हम दिमाग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बाकी उसके हार्डवेयर से होंगे उसकी कंट्रोलिंग एलएलएम खुद करेंगे। तो ये पावर हम ह्यूमनॉइड में देने वाले फिगर डॉट एआई वेबसाइट आपको दिखा चुका हूं, उस तरह के रिपोर्ट्स हम बना रहे हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं चैप्टर तो रॉन्ग नंबर था, किसी लड़की ने क्यों उठाया है उसको पूरी साकिब था, मैंने कहा आपकी वालदा होंगी जी। तो भाई आपने फिजिकल फैक्टर्स आ रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर आपकी तो असेंबली के अंदर गाड़ी बनाना है, कोई मैन्युफैक्चर काम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि इतनी आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, बहुत सारे इंसान बीमार हो जाते हैं बेकार चीजें, कहीं पे बहुत सारे डस्ट उड़ रही है, वहाँ पे इंसान के पेपर खत्म हो जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की जितनी भी जो आपकी क्रिटिकल चीजें होती थी, वहाँ पे हम इंसान को हटा के जल रहे जा रहा था, इंसान गया गोली लेके खत्म, हेमरॉइड पड़ गई, ठीक है, रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह बुर्ज खलीफा की टॉप रूफ पे चढ़ के कोई काम करना, या किसी भी आपके लाइक बिल्डिंग पे चढ़ के काम करना, तो हम क्या करें, तो वहाँ पे कन्वर्टर्स इस्तेमाल होंगे। तो ऐसे जो क्रिटिकल चीजें हैं जहाँ इंसान जान जाने का खदशा हो, वहाँ पे कन्वर्टर्स इस्तेमाल होंगे। आपके रिवॉर्ड्स हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन कर लो, क्योंकि इंसान जो है उसका इतना ज्यादा हाथ पे पाँव पे कंट्रोल नहीं होता। या तो आपने देखा ना कि कितने एनएम तक हम उसको जूम करके हम जा सकते हैं, तो इस लेवल की कंट्रोलिंग जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपकी जो भी सर्जरी कोई भी चीज हो बिल्कुल परफेक्ट उसी पॉइंट पे होगी जितना उसको कट होना हो, ठीक है, कैंसर की हो या कोई भी हो, ट्यूमर वगैरह को कट करना हो। अच्छा इसका सर्विस इंडस्ट्री, तो रिवॉर्ड्स वाला आपको सर्विसेज दे लो, बाल कटवाने आप जाएंगे, हो सकता है कि बार्बर की जगह आपको रिवॉर्ड आपके हेयर कट कर लो, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज जो इंसान देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिवॉर्ड आप पाएंगे। वेटेज जो होती है रिवॉर्ड, ठीक है, आपकी लाइक मॉडल मैनेजमेंट जो रिवॉर्ड कर लो, जापान को आपने देख लिया तो स्टार्ट करें। तो बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर हेमरॉइड्स आप लोग देखेंगे, आपके घर पे नौकर आपका, तो ये इस तरह की चीजें होने वाली है। तो सबसे ज्यादा इस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउड एज। देखिए क्लाउड का सबको पता है, फेसबुक क्लाउड पे चलता है, व्हाट्सएप का जितना डेटा है क्लाउड पर मौजूद है, लिंक्डइन कहां पे, क्लाउड पर मौजूद है। अच्छा अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा, क्या फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक्डइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंसीडर करें आपने एक एलएलएम बनाया लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि ड्रैगन एंड स्पार्क चलाता है, और वो कहां पर रखते हैं, क्लाउड पे, और पाकिस्तान में आपके ड्रैगन एंड स्पार्क चलता है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इंटरनेट
डिस्कनेक्ट। गाड़ी चल रही थी, चलते चलते इंटरनेट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। उसका दिमाग है जो कंट्रोल कर रहा था, स्टॉप करना है, एक्सीलरेटर बढ़ाना है, आपके स्टीयरिंग को कितने एंगल मोड़ना है, सारी कंट्रोलिंग इंटरनेट से, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट। अब क्या होगा, गाड़ी चलती जाएगी और कराची का जो ट्रैफिक क्या है, ठीक है, और नहीं तो आप जैसे से गुजर गए, वहां पे जैमर लगे, आपका इंटरनेट या जो भी आपका कनेक्शन होता है वैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ड्राइवरलेस कार जल्दी से वहां चली गई तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट। अच्छा, ड्राइवरलेस कार में चलने को टकरा के खुद ही छोड़ता है, लेकिन एनएससी कंट्रोलर होता है, ड्राइवरलेस एनएससी आप कंट्रोलर चल रहा होता, फिर क्या होता, उस रोड पे जितने लोग, जितनी गाड़ियां होती सारी, कितना खतरनाक हो गया ना, इंटरनेट डिस्कनेक्ट। गलती किसकी, इंटरनेट वालों, और क्योंकि कंट्रोलिंग डिस्कनेक्ट हो गई, सब लोग मर जाएंगे, तो बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो फिर क्या किया गया, आपकी एज कंप्यूटिंग को कहा जाता है, एक होती है एज कंप्यूटिंग, एक होती है डीप कंप्यूटिंग। तो तीन तरह की कंप्यूटिंग है, पहली कंप्यूटिंग क्लाउड, दूसरी कंप्यूटिंग एज, और तीसरी कंप्यूटर लीफ कंप्यूटिंग। तीनों कंप्यूटिंग में क्या फर्क है? ऐसे कोई भी काम जो बहुत हैवी प्रोसेसिंग करवानी हो तो आपने स्टैंडर्ड कंप्यूटर रखा, जैसे कि हमने कहा कि एनवीडिया या ओपनएआई के एलिमेंट्स वो आपके पता है कितने जीपीयू उन्होंने लगाए हुए हैं। तो कोई भी सवाल करते हैं हैवी कॉम्प्लेक्स O1 से, तो वो हम इससे पूछेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो ड्राइवरलेस कार में एक छोटा सेंटर क्या लगा हुआ, सर्वर। ड्राइवरलेस कार में, ड्राइवरलेस में जितने भी आपके टूल्स लगे हुए हैं, जितने भी माइक्रो सेंसर्स लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, उन सब की कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास एक सेंटर क्या लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है। ड्राइवरलेस कार में इंटरनेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो अब क्या होता है दोस्तों कि अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप कौन परफॉर्म करेगा उसको, जो ड्राइवरलेस कार में सेंटर सर्वर लगा है, स्पीड बढ़ानी है, आपकी ट्रैजेक्टरी का एंगल क्या होगा, पेडिस्ट्रियन आएगा, रुकना है नहीं रुकना, तो सारे इसके इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वो सर्वर होगा। लीफ कंप्यूटिंग का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर। ड्राइवरलेस कार के अंदर छोटे-छोटे सेंसर्स लगे हैं, स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए एक अलग सेंसर, स्पीड को बढ़ाने के लिए एक अलग सेंसर, उसको सेंसर नहीं, उसको हम कहते हैं लीफ कंप्यूटिंग, या उसे हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। वो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उससे जिम्मेदार है रेस्ट, स्पीड का ज़्यादा करना। एक और माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो स्टीयरिंग को मूव करने का जिम्मेदार है, एक और माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि आपके गियरिंग सिस्टम को चेंज करने का जिम्मेदार है, और इन सबको कमांड जो देता है वो कौन देता है, एज कंप्यूटर। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल मैं देता हूं, इंसान जो है ना, सिस्टम टू थिंकिंग जो हमने बार-बार अपने सेमिनार्स में सुना है अपने, इंसान कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, कितने लोग होते हैं? आप कोई भी क्रिटिकल काम करते हैं, जैसे आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल काम होता है तो आपके बैकएंड पे जो आप दिमाग एक्टिव होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें सारे सेंसर खुले एक्टिव होते हैं। इस एग्जांपल में आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप लर्निंग के वक्त आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, और जब आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन पे ले रहे होते हैं तो अपनी लर्निंग और सारी चीजों में कॉन्शियस माइंड उस वक्त भी एक्टिव हो रहा होता है, क्योंकि कुछ चीज लर्न कर रहा होता है, कुछ चीजों को अपडेट कर रहा होता है। तो आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं दोस्तों, तो एक चीज गियर कौन सा है, क्लच कौन सा है, स्टीयरिंग कौन सा है, किस तरह को किस सीक्वेंस से प्रोसेस करना है, एक चीज आप बड़े ध्यान से फुल फोकस होकर कर लो। और फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाते हैं आप हर चीज से ध्यान दें, फुल फोकस आपको सिर्फ गाड़ी चलाना होता है। अच्छा, उस वक्त आप जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव होता है। अच्छा, जब आप चीजें सीख लेते हैं गाड़ी चलाना, 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अब गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है, कॉल के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं, साथ में बंदा बैठा उससे भी बात कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें वो भी आप खाते पीते जा रहे हैं, और गाड़ी चल रही है, आपको पता है, ठीक है, ये भी याद है। तो उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो कि बहुत फास्ट डिसीजन लेने के लिए बना होता है, वो काम करता है।
इसी तरह जी सर कासिम के एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एलिब्रेट और कर लेते हैं कि हम मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई मंचिंग भी कर रहे हैं साथ में और हमारा फ्रेंड भी बैठा हुआ है और हम गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं और ये सारे काम होते होते उसने कहा यार ये ट्रैक्टर ले, तो आपने सोचा नहीं कि ट्रैक्टर लेने के लिए मुझे स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, आपने स्टीयरिंग घुमा दिया, तो ये जो चीज़ की है सब कॉन्शियस माइंड आपको होता है। जैसा मैं आपने कहूँ कि जावेद आया तो आपके ध्यान में क्या आया, कोई औरत, कोई लड़का या कोई मर्द, क्योंकि मेल है, ये सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बताया कि ये मेल होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, तो कोई एक्शन डिसीजन लेने के लिए जो आपका फास्टर दिमाग का पार्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो बहुत फास्ट एक्शन लेने के लिए बना होता है। ये बहुत एफिशिएंट वाला जो आपका माइंड है वो कौन सा है, सबकॉन्शियस माइंड। और जो चीज़ें आप लर्न करते हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वहाँ पे कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप समझे कॉन्शियस, कोई हैवी प्रोसेसिंग आपको करवाना तो आप क्लाउड पे भेजें। अच्छा, कोई गाड़ी चलाते हैं, स्पीड बढ़ानी कम रखनी, स्टाइलिंग कंपोनेंट है, तो ये छोटी चीजें। इसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी एज कंप्यूटर जो सर्वर है वो काम कर। और लीव कंप्यूटिंग आपकी गाड़ी के स्टाइलिंग को मोड़ने के लिए एक सेंसर लगा, जैसे कि आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, STM32 ये माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। इसी तरह भी आपने देखा था एनवीडिया ने क्या लॉन्च किया, जेस्टन कुछ इसका नाम है, जेस्ट्रॉन या जेस्टन। तो जेस्ट्रॉन या जेस्टन जो भी इन्होंने लॉन्च किया वो भी माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, अब की आपकी नीड के ऊपर है कि आपने इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर लगा दिया, उसमें कोई भी हैवी कॉन्फ़िगरेशन हो क्लाउड इंटरनेट के बिना उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। आपने लोकल नेटवर्क लगा के सर्वर लगा दिया जो कि लोकल आपकी है जो ड्राइवरलेस कार उसको कंट्रोल कर रहा है वो एज कंप्यूटर। अच्छा, फिर लो लेवल पे जो सबसे आपका आखिरी कंप्यूटर होता है जो कि आपकी कमांड लेके उसको प्रोसेस कर रहा होता है या किसी भी मखसूस काम करने का जिम्मेदार होता है, वो लेवल कंप्यूटिंग। तो तीन तरह की कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड, एज और नेट कंप्यूटिंग। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ट्रेन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एजेंट के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो एलएल से पूछना हो तो वो अपने एक पर आ जाएगा। अच्छा, हमने कुछ छोटे एलएल होंगे 70 बिलियन पैरामीटर वाले, तो वो या 70 बिलियन पैरामीटर आपकी मशीन में रन के जो आपको जीपीयू लगा है उस हार्डवेयर में रोबोट में इंटरनेट के डिस्कनेक्ट होने के बावजूद तो वो उसको प्रोसेस कर सकता है। तो इस तरह के डिसीजन कि मुझे रुकना है, स्टॉप होना है, बैठना है, कुछ बोलना है, छोटी-मोटी कॉम्प्लेक्स टास्क ना हो तो वो एज कंप्यूटिंग एलएल से परफॉर्म करवा दे। उसके अंदर जो जीपीयू सीपीयू लगे हैं आपके रोबोट में, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क आती है तो वो इंटरनेट के थ्रू हम इससे प्रोसेस करवाएंगे ओपन एआई मॉडल से। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे, एज कंप्यूटिंग और दूसरी क्या है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग। दोनों की कॉम्बिनेशन से ही काम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आती है माइक्रो सर्विसेज। भाई डॉक्टर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो रहा था, डॉक्टर से आप लोगों ने हेलो वर्ड किया। डॉक्टर ने क्या होता था दोस्तों, डॉक्टर ने इमेज बनाते थे और उससे कंटेनर रखते थे। इनका मेन पर्पस क्या था, स्केलेबिलिटी, कि आपकी राइट पर बनेंगे ये भी कॉन्सेप्ट। देखिए, जितनी भी माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर पहले बनती थी मोनोलिथिक एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर में सब कुछ, डेटाबेस भी सब कुछ, जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो एक कंप्यूटर पे होता था। अच्छा, पहले के कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर लगे होते थे, सर्वर्स लगे होते थे, वो मोनोलिथिक होते, एक कंप्यूटर में सब कुछ। इतनी सी चेंजेस करनी हो तो पूरे कंप्यूटर को, जैसे मुझे एक रैम बढ़ानी हो तो कंप्यूटर शट डाउन करके रैम लगाऊंगा और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो मोनोलिथिक की कुछ प्रॉब्लम्स, ये मोनोलिथिक जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें एक वक्त में कंप्यूटर 100 लोगों को हैंडल कर सकता है। अब उसमें क्या होता है कि एक साथ 200 लोग आ जाते हैं। तो पहले के सिस्टम क्या होता था, बैंक जाते थे, बोलते हैं सिस्टम बिजी चल रहा है, ठीक है, रिस्पांस नहीं करता। तो वो क्या करता है, 101 जैसे ही आपके पहले नंबर वाली टास्क वो कंप्लीट होती है तो 101 पर टास्क आती है,
फिर 2 नंबर वाली परफॉर्म होती है तो आपकी 102 आता है, मींस क्यू की सूरत में वो सीक्वेंशियल प्रोसेस करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? 10 मिनट में उसके आप अंदर मोनोलिथिक के अंदर जब भी कोई भी प्रोसेस होता है पूरा पूरा कोड लोड होता है और यहाँ पे स्केलेबिलिटी ना होगी, आपको फिजिकल कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि एक कंप्यूटर को वर्चुअल कंप्यूटर में तोड़, फिर उसके अंदर डॉकर का कॉन्सेप्ट आया, अब फिर माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया। माइक्रो सर्विसेज कहती है कि जैसे हमें पीआईसी एक सिस्टम बनाना या कोई भी सिस्टम बनाना, उस सिस्टम को छोटी एप्लीकेशन में तोड़, माइक्रो सर्विस में तोड़, डेटाबेस की अलग माइक्रो सर्विस, एलएलएम से बात करने की अलग माइक्रो सर्विस, एसएमएस करने की एक इंडिविजुअल आपके पास जो होगी एक माइक्रो सर्विस, और सारी एक ग्रुप बात करते हैं। इस आर्किटेक्चर से हमें एक फायदा होता है कि जब आप कोई सिस्टम इस्तेमाल करते हो पीआईसी, सारे ज्यादातर जो इस्तेमाल कर वो एलएलएम से बात करने वाला इस्तेमाल कर, तो आपके पूरे कंप्यूटर लोड नहीं होंगे, सिर्फ माइक्रो सर्विसेज का एक क्या होगा इमेज कंटेनर वो हो जाए, तो वो लोड जितना बढ़ेगा सिर्फ माइक्रो सर्विसेज जो है आपकी एलएलएम वाली है उसके कंटेनर आप होंगे। और इसका ये फायदा है स्केलेबिलिटी, मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस तो समझ इसका जो भी कॉन्सेप्ट वो इसी तहत पॉसिबल हुआ है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अगर एक एप्लीकेशन में अपडेट करते हो, एक माइक्रो सर्विस में अपडेट करते हो, पूरी सर्वर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा कोड रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक एपीआई माइक्रो सर्विस में चेंजेस करेंगे। अरे भाई आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? ओके ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल गया कि यार माइक्रो सर्विसेज का मतलब है स्केलेबिलिटी, जो डॉकर इमेज हम बना के आप लोगों ने डॉकर सीखा था, तो उसके कंटेनर आप हो जाते हैं, तो जिस सर्विस पे जितना लोड आएगा वो उतना बढ़ता है, और जब वो लोड नहीं होगा तो मशीन बंद हो जाएगी। तो आपके जो पैसे चार्ज होते हैं सर्वर लेस वाले, पहले के 24 घंटे आपका सर्वर चले, उस पर यूजर आए या आपको पैसे देना पड़ेगा। अभी आप देखें ना, आप डॉकर लेस कैसे पे कर ओपन एआई, तो जितनी प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके लिए कंटेनर वो अप करते हैं, आपको काम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद रिस्पांस करते हैं, वो कंटेनर डाउन करते हैं, तो आपसे सिर्फ उतने ही पैसे चार्ज कर रहे हैं जो प्रोसेसिंग टाइम है। डॉकर ना ये प्रैक्टिस उसको प्रोसेस करती है, तो वो उस बेस पे काम करती है, और ये चीज जो पॉसिबल हुई है किसकी बदौलत? माइक्रो सर्विस, और ये हम बनाना सीखेंगे क्वार्टर 4 लेवल 4 में, सारे काम हम लोग सीखेंगे डॉकर कैपेबिलिटीज की मदद से। ठीक है, रेजिलियंस होता है, रेजिलियंस का मतलब एक माइक्रो सर्विस किसी भी वजह से फेल हो जाए, दूसरा कंटेनर आप हो जाए, दूसरी फेल हो जाए, तीसरी आपके आप हो जाएगा, तो रेजिलियंस होता है किसी भी फेलियर की सूरत में आपको प्रॉपर आप होता है। अच्छा, अब हम एक स्टेप और ट्रैक करते हैं। ओके, रेट, ये पैकेज मैंने आज से 1.5 साल 2 साल पहले इस्तेमाल किया। रेट का काम है, देखिए इस वक्त मेरे पास यूएस में 2 कंप्यूटर रखे हैं रिमोट, एक है एलिवे, एक है वेंटिलेंस, दोनों के अंदर क्या लगे हैं? अलग अलग जीपीयू। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि उन तमाम 2 या 5 कंप्यूटर को एक कंप्यूटर में बना दूं, तो एक कंप्यूटर में अगर 60 जीबी रैम जीपीयू लगाए हैं तो 2 कंप्यूटर कंबाइन करने के बाद कितना हो जाएगा? 120। तो मेरे पास 120 दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ VRAM GPU रखे। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि कोई भी ओपन सोर्स एक सिंगल कंप्यूटर पर चलाने की कोशिश करूं वो तो कभी नहीं चलेगा, लाइक 70 बिलियन पैरामीटर वाला तो नहीं चलेगा। तो फिर मुझे क्या चाहिए? दोनों अगर GPU को एक GPU बना के इस्तेमाल करूं तो हो सकता है। तो ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए इसको बनाया गया था रे को। और रे का सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों कि ये 10 कंप्यूटर की जो रैम है, हार्ड डिस्क है, सबसे बड़ी पावर में चाहिए। तो रैम, सीपीयू, जीपीयू, इन सब को जो अलग-अलग कंप्यूटर्स हैं उनको एक कंप्यूटर बना के आपको दे देते हैं, और आप उसे एक कंप्यूटर पर डाल देंगे, वो 10 कंप्यूटर से वो परफॉर्म करवा के डिस्ट्रीब्यूटेड वापस मुझे एक ही सिंगल प्रोसेस करके रहा है। तो आपको कितना बड़ा फायदा होगा। या जितने लोगों के पास एक एग्जांपल है लैपटॉप पे, मुझे कोई हैवी प्रोसेसिंग करवाने में रे आप सबके सिस्टम में इंस्टॉल करना अपने सिस्टम पे, तो मैं कोई भी टास्क दूंगा, आप सबके हार्ड डिस्क, रैम सब इस्तेमाल होकर प्रोसेस होकर मेरे पास आ जाएगा।
तो वो काम जो कि सिंगल सीपीयू से या सिंगल जीपीयू से एक दिन में होता, आपने रे की मदद से 10 जीपीयूज को या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल मशीन बना के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करवा। तो रे की मदद से ये काम पॉसिबल है। आप वर्चुअलाइज्ड जीपीयू को तोड़ सकते हैं या जो दूसरे जीपीयू को कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो इसकी ओपन सोर्स पे जाके मैंने कंट्रीब्यूट भी किया था, तो मेरा रे के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया था जी। एक मेरा सर काफी से सवाल है कि रे जो है ये हार्डवेयर लेवल पे होता है, रैम, मेमोरी और स्टोरेज, कंप्यूटेशन पावर, इन सब को हम जोड़ देते हैं, और क्या ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम भी कर सकता है कि एक इंटेल आर्किटेक्चर है, एक एएमडी आर्किटेक्चर है, इन दो मशीनों को मिलाकर एक मशीन बनाई कंप्यूटर दे देते हैं। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऐसा कोई भी कंप्यूटर या कोई भी आर्किटेक्चर जिसके ऊपर रे इंस्टॉल हो जाए। तो अब आप मेरे पास लिनक्स है, आपके पास मैक है, किसी का विंडोज है, हम सबके पास क्या इंस्टॉल हो गया है? रे इंस्टॉल हो गया। तो जब रे इंस्टॉल हो गया है, अब मैं जब उनको टास्क दूंगा तो वो सारे उसको परफॉर्म करेंगे। तो वो रे यानी इसकी इंस्टॉलेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इंस्टॉलेशन होगी उसके बाद वो आपस में नेटवर्क बनकर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इंस्टॉलेशन अगर उसकी अवेलेबल है तो उसका मतलब कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है डॉकर्स के ध्यान से कि डॉकर हमारा एक सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर चीज है, तो क्या इंटरनली वो रे ही इस्तेमाल कर रहा होगा हार्डवेयर लेवल पे? नहीं, डॉकर का काम है, डॉकर जो है वो आपके कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन इनेबल करता है। दूसरी चीज वो आप इमेज बनाते हैं और वो वर्चुअलाइजेशन करते हुए उस इमेज को अलग कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, तो सिंगल कंप्यूटर के अंदर वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, वर्चुअलाइजेशन मशीन, आइसोलेट मशीन बनाता है। तो पहले हम जो वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते थे VMware वगैरह, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो डेडिकेटेड हार्डवेयर फिक्स करते थे कि 20 जीबी आपकी रैम और हार्ड डिस्क फिक्स हो गई, अब आप इस्तेमाल करें या करें वो फिक्स करें। जबकि डॉकर में ये फायदा है कि जब एक इमेज कंटेनर चलता है, उसकी जब प्रोसेसिंग होगी तो ही उसकी रैम और हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेगा। अगर उसको प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो वो अपनी रैम और हार्ड डिस्क को फ्री कर देता है। तो ये आपकी डॉकर का फायदा है। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट वाले की तरफ हम चलते हैं, रे के बाद। देखिए, आप एआई इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी बड़ी कैसे होती है? आपके जो पैसे हैं ना, रेवेन्यू जो भी आपका जनरेट हो रहा है, अगर सिर्फ एक यानी कंपनी या एक शख्स के पास जाते हैं, इकोनॉमी तो ब्लास्ट हो जाएगी। एक ही बंदा अमीर है पाकिस्तान में, ठीक है, बाकी सारे के सारे कुछ भी करके पैसे नहीं आते, सारे डॉलर्स उनके पास चले जाते हैं। अच्छा, तो अब एआई इकोनॉमी अगर ये सिस्टम हो गया कि एक के पास पैसा आते हैं, बाकी सबके पास पैसे ना हो, तो इकोनॉमी जो बिल्ड होती है, आपके जो पैसों का साइकिल है ना, वो सबके पास होना चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कोई चीज बेचे कोई चीज खरीदे। ठीक है, ऐसे नहीं है जैसे TSMC वही बना दुनिया से खरीदती है, तो सारे यानी सेमीकंडक्टर वाले जो पैसे सबसे ज्यादा 90% शेयर उसके पास है। तो अब क्या करें? हम एजेंट बनाएंगे, हम सर्विसेज देंगे, हम जिसके लिए एजेंट बनाएंगे वो हमें पैसे देंगे। अब जो हमने एजेंट बनाया, मैंने कॉलिंग की एपीआई इस्तेमाल की तो मैं कॉलिंग वाले के पैसे दूंगा, मैंने एलएलएम की एपीआई इस्तेमाल की तो उसको भी पैसे दूंगा, मैंने एसएमएस की सर्विस इस्तेमाल की एपीआई के लिए उसको भी पैसे देंगे। तो एआई इकोनॉमी जो बिल्ड हो रही है कि हम एआई के मुख्तलिफ मॉडल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बना के भी दे रहे हैं एजेंट, और जो बनेगी आपके एआई के मॉडल्स हमको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे हमारे पास आ भी रहे हैं और आगे हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये पूरी एक इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं। पहले एपीआई इकोनॉमी, अब हम जिन पे काम कर रहे हैं वो एआई इकोनॉमी। तो एआई इकोनॉमी जो है वो एपीआई पे ही बेस करती है। हम जो एजेंट्स बनाएंगे वो एपीआई बेस्ड भी होंगे, वो आपकी यूआई बेस्ड भी होंगे और दुनिया उसको इस्तेमाल करेंगी। तो जितना लोग इस्तेमाल करेंगे वो हमें भी पे करेंगे और हमारे पास जो पे आएंगे हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक एआई इकोनॉमी बिल्ड होगी।
आखिर वाली आपको पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपने जो चीजें पढ़ी आप सब रैप हो रहे हैं और ग्रुप बनाने, 4 का ग्रुप बनाने या 3 का ग्रुप बनाने, आप खड़े होकर डिस्कशन करनी है, बैठ के डिस्कशन करनी है, जो भी है। तो अभी हमने जो यानी दूसरा क्या है बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड इसको एक दफा गो थ्रू करें और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे किस पॉइंट के अंदर स्टेप में हमने क्या करा। ठीक है, आपने जो नोट्स बनाए एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्या इसमें मैंने ये पॉइंट्स नोट किए, तो एक दूसरे से डिस्कस करें। जब ये काम करेंगे फिर लास्ट काम की तरफ हम जाएंगे और लास्ट काम जो है दोस्तों लैंग चैन का हेलो वर्ल्ड करना है। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? सबसे पहले ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, आप ग्रुप बना रहे 4 का 5 का 3 का, आपको खड़े होकर डिस्कस करना है, बैठ के डिस्कस करना है, तो ये डिस्कशन आपकी होगी। आपने नोट्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो पॉइंट्स आपने नोट करे ताकि आपकी नॉलेज ट्रांसफर हो। ठीक है, तो जब ये काम कर लेते हैं 5 मिनट की या 10 मिनट की एक्टिविटी हम रखते हैं। इस एक्टिविटी के बाद हम अपनी लास्ट एक्टिविटी करेंगे लैंग चैन का हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर वही आपका प्रोजेक्ट है जो कि नेक्स्ट वीक तक आपको लास्ट में सबमिट करना है। तो हेलो वर्ल्ड अभी लेक्चर से आप सीख लेंगे, कुछ पोर्शन में करवाऊंगा, बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपने उस दुनिया ने असाइनमेंट दिया उसको देख के करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑन कर लेते सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद आप लोग का ग्रुप बनाना, क्योंकि एक दूसरे के साथ जब नोट्स आप शेयर करेंगे ना ये पॉइंट नोट किए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट आपने मिस किया एक दूसरे से नोट करेंगे। तो एक दूसरे के साथ हमने जो अपने नोट्स बनाए क्लास में शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, डिस्कस करें जल्दी से। सबको करना है, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, बैठ के बाद करेंगे डिस्कशन, सभी लोग डिस्कशन करेंगे जैसा आप डिस्कशन करते होते हैं सैम से करना स्टार्ट करते हैं। हाँ नमाज पढ़ लिया, बाकी जो नमाज नहीं पढ़े वो डिस्कशन करेंगे। हेलो वर्ल्ड, तो गूगल खोलेगा सबसे पहला पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं, फिर इंस्टॉल फिर स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइपर माइनस साइन थोड़ा। अच्छा लाइट्स ऑन कर दीजिए क्यूसी ब्राउज़र अच्छा कोई उसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं जैसे है ऑन कर लेते हैं ऑन। पहले पैकेज का नाम है स्पेस नहीं, आप एक बार इसके बाद दूसरा पैकेज इंस्टॉल करते हैं। दूसरे पैकेज का नाम है लैंग माइनस गूगल माइनस वेरीफाई चेन। ठीक है, 2 पैकेज हैं इसको। अच्छा साइन ऑफ एक्सप्रेशन बताते हैं बिल्कुल शुरू परसेंटेज का बता सकते हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन। परसेंटेज मतलब होता है करंट एनवायरनमेंट, साइन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब होता है ग्लोबल। ठीक है, तो ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन और उसके बाद अब आप करंट पे क्लिक करें। क्या चीज रिपीट कर को ऐसे अब तो कोड नहीं है इंस्टॉलेशन पहले इंस्टॉल 2 पैकेज के नाम देखें, एक का नाम लैंग है, दूसरे का नाम लैंग है गूगल जेन है। तो ये 2 पैकेज इंस्टॉल यू और क्यू। यू का मतलब अपडेट होता है, क्यू का मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है इस क्वेश्चन के दौरान उसे प्रोवाइड करेगा।
उसे हाइड करें। तो यू और यू होने पास। अच्छा, एक आगे से हम कोड चलते हैं नेक्स्ट से हम देखें। अब हमें जेन आई की क्लास जो है ना वो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लैंग्वेज क्यों लैंग्वेज अंडरस्कोर गूगल ये देखिए चार दूसरा वाला जेन स्पेस इंपोर्ट और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं चैट। चैट कैसे करते हैं? चैट या फिर गूगल जनरेटेड किया ये क्लास हमने इंपोर्ट की इससे नेक्स्ट ठीक है कोड चला। अब एक और सेट लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एल कॉलन कॉलन डॉट इसके साथ सही बात ठीक है कॉलन क्लास का नाम क्या है ये जनरेट करेगा सही नाम टैग को हमने दबा ठीक है। अच्छा ये हमने टाइप है इसके साथ काम है एल क्लास का नाम होता है कॉलन के बाद इक्वल टू के बाद ऑब्जेक्ट ठीक है। तो आपने क्लास जो है चैट गूगल जनरेटेड किया है ये आपने कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास कॉल है और जो क्लास कॉल होगी कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम होता है एल। अच्छा नॉन ब्रैकेट में आपकी इंटर नॉन ब्रैकेट के अंदर पहली चीज मॉडल इज इक्वल टू मॉडल स्वामी और डबल कोटेशन में हम मॉडल का नाम पास करें। हमारे मॉडल का नाम है जेमिनी 2.0 और डैश फ्लैश डैश एक्स ठीक है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है जो अभी हम वहां पे भी चेंज किया था ये वही वाला तो वो नाम गूगल स्टूडियो को मैंने डाला था वहां से वो प्रेस कर एआई स्टूडियो भाई गलती ना हमारे एआई स्टूडियो का आगे फॉर्म पेज है और गेट कोड को भी इधर राइट साइड पे रन सेटिंग के नीचे इसको क्लिक करते हैं। अब नीचे देखिए लिखा हुआ जनरल 1.5 आपके मॉडल का नाम चेंज करें नॉर्मल दिखने वाला चेंज करें मॉडल मैं एआई जैसे नीचे यहाँ से चेंज करें कौन सा वाला चलेगा डैश क्या क्लिक करें अब गेट कोड को क्लिक करें अब उसका नाम आए वो कॉपी करें ये बात जो लिखा 100% ये कॉपी पेस्ट कंपैरिजन करें ठीक है। मैं क्योंकि अपने आप को याद करने की कोशिश करूंगा सीखने के लिए अच्छा आपका नाम कॉपी पेस्ट कर दो 100% ये नाम है शुगर। फिर उसके बाद दूसरी हम पैरामीटर कॉमा डालें कॉमा API underscore key is equal to और वो जो आपने कॉलर की सीक्रेट्स होती हैं फॉलो करते हैं तो सीक्रेट कीज बनी हुई मशीन ठीक है। API की जो है आपने इंपोर्ट की ऊपर दो चीज होते हैं इक्वल टू के बाद वही चीज ये वाला तो पहले तो वो यूजर डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा लेकिन वो हमारा इक्वल टू दोनों चीज कॉपी करनी है कॉपी किया कॉलम क्या है इक्वल टू के बाद प्रेस कर दिया और ये पैकेज इंपोर्ट कर दिया पैकेज इंपोर्ट करने के लिए सबसे लाइन नंबर 1 पे आना है और ये इंपोर्ट पहले है इसको भी लाइन नंबर 1 सबसे टॉप पे
क्लिक करते हैं नीचे करते हैं। हाँ ठीक है, तो यूजर डेटा और अब उसको दोबारा चला नीचे वाले को चला। देखिए अभी हमने जनरेट कंटेंट की मदद से कॉल किया। लैंडशेक ये कहता है लैंडशेक हमें ये कहता है दोस्तों कि हर एसडीके का कोड बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें उस कॉम्प्लेक्स कोड को सिम्प्लीफाई करना है। कहीं पे जनरेट कंटेंट है, कहीं पे चैट है, कहीं पे असिस्टेंट क्रिएट चैट है, बेतहाशा चेंजेस है। इसने क्या किया, हमें स्टैंडर्ड दो फंक्शन दे दिए। किसी भी चैन से एलिमेंट बेस्ड ऑफ ए कंपाउंड सिस्टम जब हम बनाते हैं उसमें इनपुट देने के लिए हमें इसने दो फंक्शन दे दिए। पहले का नाम है बॉम्ब और दूसरे का नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग मौजूद है और इन बॉम्ब मौजूद है। तो देखिए जिंदगी हमारी कैसे आसान होगी, अलग अलग चलाने। इससे नेक्स्ट लाइन में आते response is equal to ln dot inform. ln dot inform. Round up the formula. Who's the founder of us? आसान सवाल है। ठीक है, कोड चलाते हैं। मैथ्स में रिस्पॉन्स कौन है? करंट लगा है सर। सर करंट लगा है सर, करंट ले आए। The founder of Pakistan is Germany. ओके, तो आपने एलएलएम लैंडशेक की मदद से गूगल जेमिनी का हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये कोड आपके पास मौजूद है, डायरेक्टर ने क्लास ली थी उसमें भी हमने करवाया। अच्छा अब लाइव से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब सवाल ये आपके करना पड़ेगा, तो हम आगे प्रोजेक्ट की तरफ आए। और थोड़ा बताएं कि इस तरह प्रोजेक्ट हम कैसे सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट को सबमिट कराने के लिए फॉर्म मुझे फिलअप करना है। 30 दिसंबर की डेट है। मैं ईमेल नेम ये सब आपको इसके बाद हमें काम करना है। Promise is another experiment and more from to see how the model responds. And actually using language every user to make interaction multi-color. इस वक्त हम लोग से पूछ रहे हैं तो भूल जाता है, तो हमें या तो रजिस्टर करना है या तो रन टाइम के लिए इस तरह integrated tool extend the change to include tools like database query or APIs. Extend the chain to include tools like database query or APIs. ये database की बात हुई आपको
Extrovert general feature adjust temperature, mix token, and other parameters to optimize response. हमने टेम्परेचर बढ़ाता है, अगर आपने उसको क्रिएटिव रखना है, टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, वो एक्यूरेट ज़्यादा टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। और टोकन्स के ऊपर आप काम करेंगे, टोकन्स कितने टोकन्स आप दे रहे हैं, कितने टोकन्स वो आपको दे रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें टोकन बेस्ड पेमेंट होगी, यानी आप जितना बोलेंगे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, जितना वो आपको बताएगा उतना आपको पैसे आएगा। तो इसके ऊपर जरा देखिए कि टोकन काउंट करना कम से कम बात करके ज़्यादा और उसको भी हम कंसाइज कर रहे हैं कि आप वो जो है एलएलएम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो 500 वर्ड दिखा रहे हैं, 100 वर्ड में समझा रहे हैं जो चीज़ 500 वर्ड। तो ये आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ये जमा करवाना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और 30 तारीख इसकी दी हुई है। अच्छा, फॉर्म में क्लियर कर ओके। अब जैसे हमने गूगल प्रोजेक्ट पे काम किया है, गूगल प्रोजेक्ट में ओके, यहाँ पे देखिए शेयर का बटन आ रहा है टॉप राइट में। जैसे शेयर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट होता है, थोड़ा नीचे आते हैं यार कॉपी लिंक, ये कॉपी लिंक करके जैसे हमने यहाँ कॉपी किया था और उस फॉर्म पे आके आप जब डिटेल फिल करने के बाद ये लैंग चाहेगा हेलो वर्ल्ड का कंसीडर करते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे वो लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं और सबमिट करेंगे। अच्छा, जब आप उसको दोबारा खोलेंगे तो आपका ये फॉर्म एडिट होगा, आप प्रोजेक्ट जो भी सबमिट कर दें, क्लिक कर दें, तो जैसे जैसे काम करते हैं कोई उसका लिंक जो है हमें सबमिट करें ताकि हमें पता चल जाए किसने पहले काम किया किसने बाद। ठीक है, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है तीनों रिव्यू है इस तरह, तो जिसमें रैंक सिस्टम भी शामिल है, जिसमें रैंक चलते हैं हेलो वर्ल्ड भी शामिल है और कैट टूल कॉलिंग भी शामिल है। सबसे बड़ा इंटरनेट के वेदांत शिक्षक मॉडल कोशिश करो उससे पढ़ो, उसके अंदर आपको चीजें दी तो आप लोग दिन रात बनाए करिए। अच्छा, उसका ना 100% रीड में कोड चलेगा नहीं, उसको डिबग करना पड़ेगा, अगर वो सारा कोड कहीं दे दे जैसे जिया तो फिर आप करते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे टैबलेट इस्तेमाल हो रहा है, चैट को रन किया जा रहा है, तो उसके तो सारे काम आपको 100% श्योरिटी में चलेंगे, वो सिर्फ हेड्स पे आपने वो कोड चलाना होगा। अब देखना जनरेटिव एआई से नए चैट से किस तरह नए चैट को चलाना है, वहां पे मॉडल का नाम क्या है फ्लैश, तो आप चलिए क्या, तो वो आप 100% स्कोर पर लाना है जो प्रोजेक्ट के रेफरेंस में उससे हिंट्स हैं, उससे आपको एक लॉजिक मिलेगी किस तरह का कुछ होगा, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पहले आप पढ़ेंगे तो ही सीखेंगे। आगे कुछ कहना चाहें? मैं भी स्टूडेंट को आपको और मैं पिछले 3 दिन से चला रहा हूँ चलिए, तो मैं तो उसको सही हमारी समझ से चल रहा था, जो लिखा है वैसे ही पेश करना है और वैसे ही चलेगा। तो ये वो नहीं है, असल में इसमें जड़ी खड़ी से दी है तो आपको एलिमिनेट करनी है और फिर ढूंढनी है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं बूबी ट्रैप्स किया गया है सर। थैंक यू। ओके जी, तो हमने इसमें हेलो वर्ल्ड की सारी चीजें कर ली। अब आपने ये प्रोजेक्ट के ऊपर लग जाना। अच्छा, अब एक काम करें, जो मैंने हेलो वर्ल्ड करवाया मोबाइल के ऊपर या मोबाइल के ऊपर सब कुछ चल जाए पर लैपटॉप है, वो लैपटॉप के ऊपर सेंड ये कोड, अच्छा सारा कोड ना एक सेल में कर दें ताकि हर स्टूडेंट देख सके। तो जो हमने 3 अलग-अलग सेल में काम किया है इन सबको कॉपी करके एक सेल में कर दिया। इसी में सबसे लास्ट में जैसा करेगा सबसे लास्ट में इसे ऐड करेंगे रेस्टोरेशन में सारी चीजें सब कुछ एक से है।
है शिफ्ट करते हैं ठीक है अभी कोड में आपके सामने कुछ जल्दी से गूगल वॉलेट पे मोबाइल पे चलाएं जैसे भी चलाएं ये कोड चल जाए फिर उसके बाद आप चेक और जो जल्दी जल्दी बना के दिखाएगा और जल्दी मिल जाएगा इसमें क्या लिखा है?